हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। प्यारे साथियों, हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, देखो बहुत अच्छे से आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो इसको ढंग से समझिएगा। यूरोपियों का आगमन, ठीक है? भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरीके से हुआ, ये हमने कल की जो हमारी क्लास थी इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हुए। देखिएगा, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए। कौन आए? पुर्तगाली आए। और पुर्तगालियों में भी हम लोगों ने चर्चा की कि जो पहला जो व्यक्ति आया भारत जो पहुंचा समुद्री रास्ते से, वो था वास्को डी गामा। 1498 में आता है। कालीकट का शासक था जिसका नाम था जमोरिन। उसने इसका खूब स्वागत किया था। अब्दुल मलिक की सहायता से वो भारत आ जाता है। खैर, एक तो इसका क्रम आपको सीक्वेंस याद रखना है। कल जाते जाते भी मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, डचों के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद में डेनिश वाले, डेनमार्क, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। कई जगह आपको देखने को उल्लेख मिलता है कि स्वीडन, क्या चीज, स्वीडन या स्पेनिश बोले तो, लेकिन वस्तुतः स्वीडन या स्पेनिश वाले जो लोग थे वो चीन तक सीमित रहे, चीन तक सीमित रहे। तो ये बात हो गई। दूसरी जो विशेष महत्वपूर्ण बात बनती है, देखो ध्यान देना, कि जैसे हमने कहा कि पुर्तगाली जो थे, देखो क्या चीज, ध्यान देना, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद में कौन आए? डच आए साहब। कौन आए? डच आए। डचों के बाद में कौन आए? अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद में कौन आए? डेनमार्क वाले आए, या हम बोलते हैं डेनिश, ठीक है, या डेनमार्क। और फिर कौन आए? फ्रांसीसी। ये भारत में इनके आने का क्रम है। तो एक तो यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान देना, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि पुर्तगीज जो है भारत में सबसे पहले आए, सबसे पहले आए, वे सबसे अंत में गए, सबसे अंत में गए, ठीक है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि पुर्तगाली जो लोग हैं ये भारत में सबसे पहले आए और इनका पतन जो हुआ वो सबसे बाद में हुआ। विशेष रूप से यहाँ जो साम्राज्य जो स्थापित किया, वो साम्राज्य स्थापित किया किसने? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। आगे बात समझ क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हम बात करें तो डच जो थे, विशेष नोट बनता, देखो मैंने आपको क्या कहा, नोट लगा रहा हूं यहां पे, मैंने आपको कहा जो डच जो थे, डच अंग्रेजों से पूर्व आए। डच क्या थे? वो अंग्रेजों से पूर्व आए, अंग्रेजों से पूर्व आए। ठीक है, अंग्रेजों से पूर्व आए, परंतु कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना अंग्रेजों से बाद में की, अंग्रेजों के बाद की, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, यहां से एग्जामिनर फांसने का प्रयास करता है आपको, ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखो कंपनी की स्थापना की, तो कंपनी की स्थापना अंग्रेजों की पहले हो गई, किससे? डचों से। लेकिन डच जो है अंग्रेजों से पूर्व आए थे भारत में 1595 में,
कब आए? 1595 में। अंग्रेज भारत में कब आए? 1599 में इनको एक अधिकार पत्र दिया गया। 1600 में ये भारत आ गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो एक तरीके से अंग्रेजी जो कंपनी है उसकी स्थापना तो लगभग 1600 में हो गई है, ठीक है ना। लेकिन डचों की जो कंपनी थी, इस डचों की कंपनी की स्थापना आगे चल करके 1602 में। कब हुई? 1602 में, ठीक है। हो गई बात क्लियर। वही बात करें हम कोठी की, कोठी या कारखाने की, किसकी बात करें? कोठी की। तो ध्यान रखना, यदि हम कोठी की बात करें या कारखाने की बात करें तो डचों की कोठी पहले स्थापित हो गई, लेकिन कंपनी की स्थापना बाद में हुई है, ठीक है। क्योंकि डचों ने अपना जो प्रथम कारखाना स्थापित किया था, आगे बात करेंगे इसको, प्रथम कारखाना 1605 ईस्वी में किया मुसलीपट्टनम में। कहां पर किया? मुसलीपट्टनम में। वही बात करें अंग्रेजों की, किसकी बात करें हम लोग? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने जो अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की वो 1608 में की, सबसे पहले सूरत में। समझ रहे हो भाई? डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना, देखो व्यापारिक कोठियों की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? व्यापारिक कोठियों की यदि हम बात करें, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? कारखाना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कारखाना। इसके क्रम में देखें तो सबसे पहले जो व्यापारिक कोठी स्थापित की गई वो किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? 1503 में। कब की? 1503 में। और 1503 में कहां पर की? कोचीन में। कहां पर की? कोचीन में। वही उसके बाद यदि हम बात करें नंबर 2 पर डच की, किसकी बात करें? डच की। तो डचों के द्वारा जो अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी वो 1605 ईस्वी में। कब की गई? 1605। और 1605 में कहा? मुसलीपट्टनम में। भाई 1605 में की गई। और कहां पर की गई? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखना। डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1605 में की। कहां पर की? मुसलीपट्टनम में। वही बात करें अंग्रेजों की, किसकी बात करें हम लोग? अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने जो अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की है वो की है 1608 में। कब की है? 1608 में जाकर के स्थापित हुई है। आगे बात समझ में। और 1608 में इन्होंने कहां की? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 में स्थापित की। कहां पर? सूरत में। कहां पर की? सूरत में। उसके बाद में डचों ने दूसरी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी 1610 में। ध्यान रखना, पुलिकट में। वही बात करें डेनमार्क की, यहां पर लिख रहा हूं नंबर 4, डेनमार्क। कौन? डेनमार्क, या जिसे हम बोलते हैं डेनिश, है ना। डेनमार्क वाले जो लोग हैं, डेनमार्क वाले लोगों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित कब की? 1620 में। 1620 में। कहां पर? तंजोर में। डेनमार्क वाले जो लोग हैं इनकी जो कंपनी स्थापित हुई है, कोठी स्थापित हुई है, वो कब हुई है? 1620 में। और कहां पर हुई है? तंजोर में। या फिर हम शब्द आपको मिल जाएगा तंजावुर। क्या मिल जाएगा? तंजावुर। सबसे लास्ट में, अंत में, फ्रांसीसी कंपनी। इस फ्रांसीसी कंपनी का आगमन मैंने आपको बताया कब? 1664 में। कब बताया? 1664 में। लेकिन उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी या व्यापारिक जो कारखाना स्थापित किया वो किया 1668 में। सबसे लास्ट में नंबर हम बात करें 5, और 5 किसकी बात करें हम लोग? फ्रांसिस की। किसकी बात करें? फ्रांसिस की। तो इन्होंने अपना जो व्यापारिक कारखाना स्थापित किया वो 1668 में किया। कहां पर किया? सूरत में। कहां पर किया? सूरत में। देखो वापस सुनना, समझना, कंफ्यूज मत होना। डच अंग्रेजों से पूर्व भारत में आए, लेकिन कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के बाद हुई 1602 में। ठीक है। जबकि अंग्रेजी कंपनी की स्थापना आपकी लगभग कब हो गई है? 1600 ईस्वी में, है ना। जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना
कब हो गई आपकी 1600 ईस्वी में। डचों की जो थी, है ना, वारिंग दे ओस्ट इंडी से आगे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वो जो कंपनी स्थापित हुई वो कब हुई है आपकी 1602 में। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि अंग्रेज आए तो डचों के बाद में थे, लेकिन व्यापारिक कंपनी की स्थापना डचों से पहले हो गई। वही बात करते हैं कारखाने की, तो यहां से ध्यान रखना व्यापारिक कोठी सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्थापित की 1503 में कोचीन में। उसके बाद में डचों ने स्थापित की 1605 में। अंग्रेज भारत में 1600 में आ गए, लेकिन अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी स्थापित करने में 8 साल लग गए। कितने साल लग गए? 8 साल लग गए। वहीं डेनमार्क, क्या चीज है? डेनमार्क भारत में कब आए? 1616 में। डेनिश या डेनमार्क एक ही बात है ना। लेकिन उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की है? 1620 में व्यापारिक कोठी स्थापित की है। कहां पर की है? तंजौर में। कहां पर की है? तंजौर में। और ध्यान रखना कि फ्रांसीसी भारत में आए 1664 में, और उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने में 4 साल लगाए। मतलब क्या? 1668 में उन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की सूरत में। कहां पर की? सूरत में। आगे बात समझ क्लियर है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि डचों से पूर्व अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी की स्थापना हो गई, ठीक है ना। लेकिन डच भारत में अंग्रेजों से पहले आए, लेकिन अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना पहले हुई और डचों की बाद में हुई, ठीक है। व्यापारिक कोठी के क्रम में कोई भी आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब पुर्तगालियों की। किसकी बात करते हैं? पुर्तगाली, जो कि भारत में प्रथम व्यापारिक कंपनी के रूप में थे, है ना। कौन कौन से पुर्तगाली वायसराय आए, उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई, किस तरीके से यहाँ इन्होंने धीरे धीरे यहाँ का जो व्यापार था, इस व्यापार के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने अधिकार करना प्रारंभ किया, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखो, ये जो यूरोपीय जो लोग थे ना, ये यूरोपीय लोग भारतीय लोगों की नब्ज पकड़ चुके थे, ठीक है ना। भारतीय लोगों की नब्ज पकड़ चुके थे। कैसे? जब ये आए तो केवल और केवल सामान्य व्यापारी के रूप में, चाहे हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज भी क्या है? सामान्य व्यापारी के रूप में आए, यस और नो। लेकिन धीरे धीरे जो है इन्होंने अपने यहाँ पर पैर पसारने प्रारंभ किए। वो समझ चुके थे कि भारतीय जो राजा है, इन भारतीय राजाओं का ज्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं है जनता की तरफ, वो अपने केवल और केवल भोग विलास में लगे हुए हैं। तो और इस स्थिति में क्या है, उन्हें आपस में लड़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। तो फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया विशेष रूप में किसने? अंग्रेजों ने। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। और भारतीय जो कुटीर उद्योग जो था, देखो भारत को हम लोग सोने की चिड़िया कहते हैं ना, तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत में कहीं सोने की चिड़िया उड़ती होगी, नहीं भाई। भारत में जो व्यापार जो था वो बहुत उन्नत था। लगभग हर घर में कुटीर उद्योग हुआ करते थे, लघु उद्योग हुआ करते थे, ठीक है ना। इसीलिए एक कथन मिलता है, देखो 1600 ईस्वी के लिए एक कथन मिलता है भारत के लिए कि भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है। ध्यान से सुनना, कथन क्या मिलता है कि भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है, जहां सोना आने के लिए जगह तो है परंतु जाने के लिए जगह नहीं है। यह 16वीं शताब्दी का कथन है। जब ये यूरोपीय भारत में आए तो इस संदर्भ में ये कथन दिया गया कि भारत अथाह सोने का गड्ढा है। सोने का गड्ढा मतलब ये नहीं है भाई, सोने के गड्ढे का मतलब ये है कि भारत में लघु कुटीर उद्योग हुआ करते थे। यूरोपीय लोग वहां से आते, यहां से माल खरीदते और माल के बदले भारत को क्या दे देते थे? सोना दे देते थे, ठीक है। तो इसलिए कथन मिलता है कि भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है, जहां आने के लिए जगह तो है लेकिन जाने के लिए जगह नहीं है। दूसरा कथन एक और मिलता है, क्या मिलता है कि भारत एक ऐसा अथाह सोने का गड्ढा है जहां विश्व भर से सोना घूम करके आता है और भारत में दफन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो ये व्यापारी, बाहर से जो यूरोपीय व्यापारी आते थे, वो यूरोपीय व्यापारी जब यहाँ से चाहे मसाले ले जाओ, चाहे सूती वस्त्र ले जाओ, चाहे ऊनी वस्त्र ले जाओ, ठीक है। भारत का, बंगाल का विशेष रूप से बंग का रेशम, मलमल, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। तो यहाँ से जितना भी जो माल खरीदा जाता था, उस माल के बदले ये यूरोपीय लोग भारतीय लोगों को सोना दिया करते थे। सोने के बदले वो माल ले जाया करते थे।
आगे बात समझे। और वहीं जब इन अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ तो फिर यहां पर एक कथन मिलता है कि भारत एक ऐसा भुखमरा और नंगा देश है। ध्यान देना कि किस प्रकार से इन 300 साढ़े 300 सालों के दौरान इन निकम्मे यूरोपीय लोगों ने हम भारतीय लोगों का शोषण किया। तो क्या कथन मिलता है कि भारत एक ऐसा भुखमरा और नंगा देश है जिसका प्रत्येक तीसरा व्यक्ति भूख के मारे मर जाता है। तो ये केवल और केवल दो कथन ही बहुत है आकलन करने के लिए कि किस प्रकार से इन यूरोपीय लोगों ने हम भारतीयों का, भोले भाले सीधे भारतीयों को आपस में लड़ाया और किस प्रकार से आर्थिक शोषण किया, किस प्रकार से आर्थिक शोषण किया। चलिए खैर, हम बात कर रहे थे पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से तो वायसराय है ना, पुर्तगीज या पुर्तगाली वायसराय। कौन कौन से भारत में पुर्तगाली वायसराय आए और कब कब आए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये आप लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखो ध्यान देना एक चीज और, भाई आप लोग अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको हिस्ट्री को विषय के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात समझिए, हम केवल उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो, महत्वपूर्ण हो। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो, महत्वपूर्ण हो। विषय के रूप में इसको पढ़ा भी नहीं जा सकता है ना। विषय के रूप में यदि इसको पढ़ लिया तो फिर मामला आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं पुर्तगाली वायसराय की, ठीक है ना, कि कौन कौन से पुर्तगाली वायसराय थे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और दिमाग में मैप रख करके कभी भी मत रखना कि ज़्यादा प्रश्न कौन से पोर्शन से आते हैं, आधुनिक से ज़्यादा आ जाते हैं या मिडाइवल से ज़्यादा आ जाते हैं या फिर एंशिएंट से। ये जब भी एग्जामिनर, जब पेपर सेटर जो पेपर सेट करता है तो वो उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से पेपर दे दे। तो इसलिए तीनों ही पार्ट जो है वो हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे बात समझ क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है लेकिन लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड भी नहीं पढ़ना है, मध्यम मार्ग हम अपनाते हुए ये चीज़ें का अध्ययन करेंगे। देखो बात करें भारत में पुर्तगाली वायसराय की, तो भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, या कई जगह आपको शब्द मिलता है अल्मीड़ा। क्या शब्द मिलता है, अल्मीड़ा। भारत में इसका शासनकाल का जो समय रहा पुर्तगालियों की तरफ से, वो शासनकाल का समय रहा 1505 से लेकर के 1509 के। देखो व्यक्ति का नाम क्या है, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, या कई जगह आपको नाम मिलता है अल्मेडा, ठीक है। इसके शासनकाल की भारत में यदि हम बात करें तो 1505 से लेकर के 1509 के दौरान जो ये है भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में रहा। भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में रहा, पुर्तगालियों के एक रूप से प्रतिनिधि के रूप में ये भारत में कहां से कहां तक रहा, 1505 से लेकर के 1509 के दौरान। ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, बताओ। प्रथम वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। पहली चीज, पुर्तगालियों का भारत में प्रथम वायसराय था। आगे बात समझ में क्लियर है। पुर्तगालियों का भारत में प्रथम वायसराय माना जाता है कौन, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। क्लियर है बात। आगे बात समझ में आ गई, क्लियर है। थोड़ी सी अब यदि हम लोग इसकी चर्चा करें तो ये भारत में वायसराय बन के आया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य था कि दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश है, दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश है, इन देशों के साथ में व्यापार को सुरक्षित करना चाहता था।
दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ में ये व्यापार को क्या करना चाहता था, पुर्तगाली व्यापार को सुरक्षित करना चाहता था। इसीलिए इसने एक नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी, या जिसे हम क्या बोलते हैं, शांत जल नीति। क्या बोलते हैं? शांत जल नीति, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि एक तो भारत में प्रथम पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। उसकी नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? ये आरएस में पूछा जा चुका है प्रश्न, ध्यान रखना। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने। क्या था ये? इस नीति का मुख्य उद्देश्य यदि हम लोग बात करें, इस नीति के मुख्य उद्देश्य की यदि हम लोग बात करें तो समुद्री जो मार्ग थे, इन समुद्री मार्गों के ऊपर एकाधिकार करना था। देखिएगा कि ये पुर्तगालियों का भारत में प्रथम वायसराय था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य जो था, है ना, उद्देश्य क्या है इसका? कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ, दक्षिणी पूर्वी जितने भी, देखो केवल यहां पर भारत नहीं है, यहां सारे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की बात हो रही है। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करना चाहता है? वो व्यापार को सुरक्षित करना चाहता था, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार के देशों के साथ व्यापार को सुरक्षित करना। क्या चीज करना? सुरक्षित करना, ठीक है, चाहता था, ठीक है। अतः इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति, शांत जल नीति, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना, अपनाई, ठीक है। क्या किया इसने? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इस ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल नीति, क्या चीज है? शांत जल नीति का जो मुख्य उद्देश्य था, अब यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई अल्मीडा ने जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्री मार्गों के ऊपर एकाधिकार करना, समुद्री मार्गों पर एकाधिकार करना, समुद्री मार्गों पर एकाधिकार करना, समुद्री मार्गों पर क्या करना? एकाधिकार करना, ठीक है। आगे बात सुन, देखो प्रथम वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। इसका उद्देश्य वस्तुतः क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार को सुरक्षित करना चाहता था, इसीलिए इसने एक नीति अपनाई जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं या शांत जल नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था इस नीति का? कि समुद्री मार्गों के ऊपर क्या कर दे? एकाधिकार कर दे। और एकाधिकार करने के साथ ही साथ ये जो अरबी जो लोग थे, कौन है? अरबी लोग, इन अरबी लोगों का बिचौलिएपन का जो चीजें थी उसको हमेशा के लिए क्या करना चाहता था? समाप्त करना चाहता था, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखना कि फ्रांसिस्को दे अल्मेडा प्रथम ऐसा पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न प्रारंभ किया था। इसने यहां पर 1505 ईस्वी में जैसे ये आया तो इसका प्रयास ये था कि यहाँ पर पुर्तगाली राज्यों की स्थापना कर दी जाए, और इसी के लिए इसने 1505 ईस्वी में केनूर और किलवा के जो तट थे, ध्यान देना, कौन से? केनूर और किलवा के जो तट थे, यहाँ पर अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद में यहाँ पर पुर्तगाली दुर्ग स्थापित किए। किसने? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने। 1509 ईस्वी में इसी अल्मेडा ने गुजरात, तुर्की, मिस्र, ये जितने भी देश जो थे, है ना, गुजरात तो हमारे भारत में विशेष रूप से
है ना। तुर्की और मिस्र जो बाहर के जो देश थे, जो कि गुजरात के तट पे आकर के यहाँ पर क्या करा करते थे, व्यापार करते थे। तो इस तुर्की और मिस्र के जो संयुक्त बेड़ा आया, इस संयुक्त बेड़े को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में ध्यान रखने कि हिंद महासागर जो था, इस हिंद महासागर में अब पुर्तगाली सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। पुर्तगाली क्या हो गया था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसलिए अब यहां पर हिंद महासागर को ध्यान देना, किसको, हिंद महासागर को जो है पुर्तगाली सागर कह करके पुकारा जाने लगा था। किसके समय, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा के समय। किसके समय, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा के समय। देखिए कुछ चीजें लिखता हूं मैं कि अल्मेडा या अल्मीड़ा एक ही बात है, ठीक है ना। प्रथम पुर्तगाली था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। जिसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। इसी के तहत 1505 में गुजरात, तुर्की व मिस्र के संयुक्त बेड़े को हिंद महासागर में पराजित कर सबसे शक्तिशाली बन गए। ठीक है, ध्यान देना, विशेष बात है। क्या विशेष बात है बेटा, कि पुर्तगाली, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है कि पुर्तगाली अपने आप को या पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। सागर का स्वामी कहते थे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है ना। माफ करना, 1509 में, ठीक है ना। कब, 1509 में गुजरात, तुर्की और मिस्र, ठीक है ना, इसके संयुक्त बेड़े को इसने हिंद महासागर में क्या कर दिया, पराजित किया। और पराजित करने के बाद में यहां पर ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गए थे। ठीक है, और पुर्तगाली अपने आप को क्या कहने लग गए थे, सागर का स्वामी कहने लग गए थे। क्या कहने लग गए थे, सागर का स्वामी कहने लगे थे। अब ये हिंद महासागर जो था ना, वो एक तरीके से, ठीक है ना, क्या चीज, एक तरीके से पुर्तगालियों का सागर होकर के रह गया था। जबकि ध्यान रखना कि ये प्रथम वायसराय था जिसने पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का क्या किया था, प्रयास किया। जैसे हम बात करें केन्नूर, क्या चीज, केनूर और किलवा, क्या चीज, केनूर व किलवा में, ध्यान रखिएगा, केन्नूर व किलवा में अपने दुर्ग स्थापित करवाए, अपने दुर्ग स्थापित किए। अपने क्या, इसने क्या कर दिए थे, दुर्ग स्थापित कर दिए थे। कब, 1505 में। कब, 1505 में, 1505 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली फ्रांसिस्को दे अल्मेडा की। किसकी बात कर ली हमने, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा की।
ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला जो व्यक्ति आया उसका नाम क्या है? अल्फांसो, अल्फांसो डी या दी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? अल्बुकर्क को। ठीक है, किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। थोड़ी सी यदि हम लोग चर्चा करें अल्बुकर्क की, तो अल्बुकर्क जो था ये वस्तुतः 1503 ईस्वी में, कब? 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े के साथ में, किसके साथ? जहाजी बेड़े के साथ में नायक या सैनिक के रूप में आया था। और इसी समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन पुर्तगालियों ने 1503 में ही कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, आ गई बात समझ। उसके बाद में हमने बात की अल्मेडा की। मैंने कहा कि अल्मेडा जो था वो भारत में 1505 से लेकर के 1509 तक वायसराय के रूप में रहा। और जब अल्मेडा वापस गया तो उसके बाद में जो वायसराय बना, जो वायसराय बना, वो वायसराय कौन बना था? अल्बुकर्क। 1509 में अल्बुकर्क को वायसराय नियुक्त कर दिया गया। और इसी अल्बुकर्क ने पहली बार एक तरीके से, ध्यान रखना कि एक तरीके से इसने पुर्तगालियों की तरफ से साम्राज्यवादी नीति का क्या किया है? अनुसरण किया। और इसी कारण इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है, क्या बनती है कि इसे पुर्तगाली शक्ति का, इसे पुर्तगाली शक्ति का, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, कैसे क्या क्या कार्य की अभी बात करेंगे। 1509 में ध्यान रखिएगा कि पहले तो हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम यह है 1503 में, कब? 1503 में एक जहाजी बेड़े के साथ, एक जहाजी बेड़े के साथ ध्यान रखना, नायक या कई जगह आपको शब्द मिल जाता है क्या? सैनिक के रूप में, नायक या सैनिक के रूप में भारत आया। सैनिक के रूप में ये कहां पर आया? भारत आया। ठीक है, (1509) में, कब? 1509 ईस्वी में वायसराय बना। क्या बना? वायसराय बना। भारत कब आया अल्बुकर्क? 1503 में। किस रूप में आया? जहाजी बेड़े के साथ सैनिक या नायक के रूप में आया। 1509 में अल्मेडा का जाने के बाद में ये क्या बन जाता है? वायसराय बन जाता है। और ध्यान रखिएगा कि 1510 में इसने जो पहला कार्य किया, वो पहला कार्य ये किया कि इसने गोवा का जो बंदरगाह था, इस गोवा के बंदरगाह के ऊपर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और इसी के साथ भारत में प्रथम पुर्तगाली राज्य की, क्षत्रिय राज्य, ध्यान रखना, भारत में प्रथम पुर्तगाली क्षत्रिय राज्य की क्या कर दी? इसने स्थापना कर दी। आगे बात समझ क्लियर है ना? मैंने अभी अभी एक शब्द कहा कि इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। क्यों? एक तरीके से इसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और इसके साथ में इसने कई नीतियां अपनाई। अभी हम लोग बात करेंगे
1509 में ये वायसराय बना और 1510 में इसने गोवा के बंदरगाह के ऊपर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के साथ ही साथ भारत में प्रथम पुर्तगाली क्षत्रिय राज्य की इसने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी। यहां भारत में इसने स्थायी पुर्तगाली राज्य की स्थापना करने के लिए पुर्तगाली जो लोग थे, इन पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं के साथ में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या किया? प्रोत्साहित किया। ठीक है। और समाज में उस समय जो सती प्रथा प्रचलित थी भारतीय समाज में, उस सती प्रथा के ऊपर उसने क्या लगा दी, रोक लगा दी। और इस रूप में ये राजा राममोहन राय का आधुनिक भारत में अग्रज माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगली बात करें तो 1511 में मलक्का के ऊपर विजय की। 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप था जिसका नाम था आरमुज या आरमुज बंदरगाह। ठीक है। इस आरमुज या कई जगह आपको शब्द मिल जाता है हारमुज, है ना। तो इस हारमुज के ऊपर भी इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो इसलिए इन समस्त कारणों से इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। देखिएगा इसने क्या क्या कार्य किए। कार्यों की यदि हम बात करें तो पहला कार्य कि 1510 ईस्वी में गोवा बंदरगाह पर अधिकार कर मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। भारत में प्रथम पुर्तगाली क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की। क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की। पहली चीज। दूसरी चीज क्या बेटा? दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों को या पुर्तगाली स्थायी राज्य की स्थापना करने हेतु स्थायी राज्य की स्थापना करने हेतु पुर्तगालियों को, किसको? पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या था भाई? पुर्तगाली है, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कर रहा है, तो जो संतान होगी, संतान तो एक तरीके से वो किसकी होगी? पुर्तगालियों की। किसकी होगी? पुर्तगालियों की होगी। ठीक है ना। तो एक तरीके से उनको नागरिकता मिल जाएगी, कहाँ की? भारत की। और इसी कारण से ध्यान रखना कि ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? पुर्तगाली राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली राज्य हो जाएगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कार्य इसने क्या किया कि सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है। और ध्यान रखना इसी कारण जो है इसे राजा राममोहन राय का अग्रज माना जाता है। राजा राममोहन राय का क्या माना जाता है? अग्रज माना जाता है आधुनिक भारत में। ठीक है। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय का अग्रज माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को, क्योंकि उसने वहां पुर्तगाल में सती प्रथा के ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। ठीक है। नेक्स्ट 1511 मलक्का
ठीक है। 1515 फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह, उसके ऊपर इसने क्या कर लिया, अधिकार। 1515 फारस की खाड़ी में स्थित, फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज, या कई जगह आपको शब्द मिलेगा आरमुज, बंदरगाह पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, बंदरगाह पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने, अल्बुकर्क ने। और इन समस्त कार्यों के कारण ही इस अल्बुकर्क को, किसको, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों की आपसे हो सकता है, देखो ध्यान देना कि पुर्तगालियों ने अपना जो प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की वो कहाँ पर स्थापित की, कोचीन। तो इसी कोचीन को पुर्तगालियों ने अपना राजधानी क्षेत्र बनाया। क्या बनाया था, राजधानी क्षेत्र भी बनाया था। और इसी राजधानी क्षेत्र को कोचीन से राजधानी स्थानांतरित कर दी, कहां पर, गोवा में। गोवा पर अधिकार किसने किया, गोवा बंदरगाह के ऊपर, अल्बुकर्क ने। लेकिन गोवा से कोचीन राजधानी, माफ करना, कोचीन से गोवा जो राजधानी स्थानांतरित हो गई थी वो किसके द्वारा, नानो या नीनो डी कुना। कौन, नीनो डी कुना, एक महत्वपूर्ण वायसराय है। नीनो डी कुना, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वायसराय माना जाता है कौन, नीनो डी कुना। किसके बाद में, अल्बुकर्क के बाद में। किसके बाद में, अल्बुकर्क के बाद में, ठीक है। एक तो पहला काम इसने ये किया 1530 में। इसका नीनो डी कुना का जो शासनकाल, हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप केवल इतना सा ध्यान रखना कि 1529 से लेकर के 1538 तक का जो कार्यकाल रहा वो किसका रहा, नीनो डी कुना का। पहला काम इसने ये किया, पहला काम इसने क्या किया, पहला काम इसने ये किया कि 1530 में कोचीन से गोवा, राजधानी जो है वो कोचीन से कहां, गोवा स्थानांतरित कर दी गई, किसके द्वारा, नीनो डी कुना के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख कार्य लिख रहा हूं। 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में राजधानी कोचीन से, कहां से, कोचीन से कहां, गोवा स्थानांतरित कर दी। कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। किसके द्वारा की गई, नीनो डी कुना के द्वारा। किसके द्वारा, नीनो डी कुना के द्वारा। देखो इस ये नीनो डी कुना जो था ना, इसी कुना ने, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूं आपको। देखो जब हम मुगल काल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मुगल काल की बात करेंगे, कर चुके बात करेंगे क्या। तो मैंने आपको बताया कि 1534 ईस्वी में, समझ रहे हैं इसको, 1534 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन था बेटा, हुमायूं। कौन था, हुमायूं। इस हुमायूं ने गुजरात अभियान किया था। कौन सा अभियान किया था, गुजरात अभियान। इस समय गुजरात का जो शासक था वो कौन था, बहादुर शाह। कौन था, बहादुर शाह। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा कि नहीं चल रहा था। गुजरात का शासक बहादुर शाह इस समय चित्तौड़ का घेरा डाल करके बैठा था, यस और नो। इधर हुमायूं गुजरात के लिए पलायन कर चुका था उसको पराजित करने के लिए। तो ये जो झगड़ा हुआ था किसके बीच में, हुमायूं और बहादुर शाह, इसके बीच में, इसका जो सबसे ज्यादा फायदा किसी ने उठाया ना, वो किसने उठाया, पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुना ने। कैसे, इसी 1534 में इसने बसीन के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। किसके ऊपर अधिकार कर लिया, बसीन के ऊपर। और 1535 में इसने दीव के ऊपर अधिकार कर लिया। 1535 में दीव के ऊपर अधिकार कर लिया, 1534 में बसीन के ऊपर अधिकार कर लिया, ठीक है। और यही बंगाल का शासक था जिसका नाम था महमूद शाह।
इस महमूद शाह से इसने अनुमति ली और अनुमति लेने के साथ ही साथ बंगाल, चटगांव, है ना, चटगांव व सतगांव में पुर्तगाली व्यापारिक कोठियों की इसने क्या की, स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है, ध्यान रखना। क्या चीज बेटा लिख रहा हूं मैं, देखो कि 1534 में, कब, 1534 में, 1534 में मुगल बादशाह हुमायूं वे गुजरात के शासक, बहादुर शाह के आपसी झगड़े का फायदा उठाकर क्रमशः 1534 में बसीन व 1535 में 1535 ईस्वी में किसके ऊपर बेटा, दीव पर अधिकार कर लिया, दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि बंगाल के शासक महमूद शाह, ठीक है, महमूद शाह से अनुमति लेकर के चटगांव व सतगांव में, चटगांव व सतगांव में पुर्तगाली व्यापारिक कोठियां स्थापित की, पुर्तगाली व्यापारिक कोठियां स्थापित की। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, प्रमुख कार्य थे। देखो लड़े कौन, बहादुर शाह और हुमायूं, बहादुर शाह और हुमायूं, और फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया, नीनो डी कूना ने। किसने उठाया, नीनो डी कूना ने। इस दौरान दो काम तो महत्वपूर्ण कार्य किए, एक तो 1534 में बसीन के ऊपर अधिकार कर लिया और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, और साथ ही साथ इसी समय बंगाल के शासक थे जिसका नाम था महमूद शाह। इस महमूद शाह से अनुमति ली बेला फुसला करके, और अनुमति लेने के साथ ही साथ इसने चटगांव और सतगांव में पुर्तगाली व्यापारिक कोठियां इसने क्या कर दी, स्थापित कर दी। आगे बात समझ क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो वायसराय है उसका नाम है गार्सियद नोरन्ना। क्या नाम मिलता है, गार्सियद नोरन्ना। ये वस्तुतः 1538 में वायसराय बनकर के आया।
ये इसने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और साम्राज्यवादी नीति के अनुसरण के तहत ही इसने ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली जो व्यापारिक साम्राज्य जो था, इस पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को इसने सिलोन द्वीप बोले तो क्या बेटा, श्रीलंका तक इसने क्या कर दिया, फैला दिया। दमन, सालसेट, चोल, बंबई, मद्रास और हुगली में अपने व्यापारिक केंद्र इसने स्थापित किए। ध्यान रखना कि पुर्तगालियों के जो सबसे ज्यादा जो व्यापारिक संबंध स्थापित थे वो विजयनगर साम्राज्य के साथ में थे। किसके साथ में, आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैंने आप लोगों को बता भी दिया ये विजयनगर में, ठीक है ना। तो पुर्तगालियों के जो सबसे ज्यादा जो व्यापारिक संबंध थे वो किसके साथ में थे, विजयनगर के साथ में थे। और विजयनगर का पतन वस्तुतः जब हुआ तो इस पतन के पीछे मुख्य कारण भी एक तरीके से पुर्तगालियों का पतन, पुर्तगालियों का जो ये इनका व्यापारिक संबंध था, ये बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और विजयनगर का पतन भी पुर्तगालियों के पतन में एक तरीके से क्या माना जाता है, सहायक माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक साम्राज्य एक तरीके से क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया। धीरे धीरे अपने ये जो है पैर पसारते रहे, ठीक है। 1599 ईस्वी में पुर्तगाल ने, अब देखो ध्यान रखना, बहुत बड़ी वैश्विक घटना घटित हो रही है, बहुत बड़ी वैश्विक घटना घटित हो रही है, ठीक है। मैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में लिख रहा हूं, देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, या फिर हम सीधे पहले तो हम बात कर देते हैं किसके बारे में, गार्सिया दे नोरोनो, गार्सिया नोरोनो, ठीक है। पंद्रह सौ अड़तीस ईस्वी में वायसराय बना। क्या बना, ये वायसराय बना। ये बात विशेष रूप से बना, बात याद रखना कि वायसराय कब बना, 1538 में, है ना। पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को, ध्यान रखना क्या, कि पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को सिलोन, क्या चीज, सिलोन बोले तो क्या बेटा, श्रीलंका, क्या चीज, श्रीलंका तक फैलाया। किसने फैलाया, नोरन्ना ने। किसने, नोरन्ना, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखना, देखो दमन हो गया, सालसेट हो गया, चोल हो गया, मद्रास हो गया, बंबई हो गया। दमन, सालसेट, चोल, मद्रास और क्या है, बंबई, ठीक है। क्या चीज है, बंबई। कितने सारे प्रांत आ गए, है ना। हुगली, क्या चीज, हुगली, कलकत्ता, क्या चीज, हुगली, ठीक है ना। और यहां इसने क्या कर दिए, अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। मैं अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है ना। ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा पुर्तगालियों के जो व्यापारिक संबंध है वो किसके साथ में है, विजयनगर के साथ में। किसके साथ में है, विजयनगर के साथ में। अब मैं यहां पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूं, देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। क्या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, तो पहला मैंने कहा कि एक वैश्विक घटना हुई। क्या वैश्विक घटना हुई, 1559 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में पुर्तगाल ने दमन के ऊपर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार पुर्तगाल के पास में, किसके पास में, पुर्तगाल के पास में अब भारत की यदि हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा ये घटना थी। ध्यान रखना, भारत में लगभग पुर्तगालियों के पास में 50 दुर्ग
और 100 से अधिक व्यापारिक जहाजों का बेड़ा हो चुका था। लेकिन ये ज़्यादा समय तक, देखो ज़्यादा किसी को ज़्यादा मिल जाए ना, भाग्य से ज़्यादा मिल जाए तो वो क्या है कि हजम भी नहीं होता है। लेकिन लंबे समय तक ये अपने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाए। देखो ध्यान रखना कि 1559 ईस्वी में 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार के साथ ही भारत में अब पुर्तगालियों के पास 50 से अधिक दुर्ग व 100 से अधिक, ठीक है, 100 से अधिक व्यापारिक जहाजों का बेड़ा हो गया था। ठीक है, परंतु लंबे समय तक ये अपने साम्राज्य की जो है अक्षुण्ण इसको नहीं बना पाए। ठीक है, अब देखो पुर्तगालियों का जो पतन हुआ, इस पतन के पीछे कारण क्या था उसकी बात करते हैं। पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या कारण रहा? पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ? भैया इतना बड़ा जब इन्होंने यहां पर भारत में साम्राज्य स्थापित कर लिया, फिर भी इसके बावजूद भी इनका पतन हो गया। क्या कारण था? देखो, पहला जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है, 1580 में पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया। 1580 में पुर्तगाल और स्पेन इन दोनों का क्या हो गया था? विलय हो गया। ये बहुत बड़ी विश्व स्तरीय घटना थी। स्पेन का शासक हुआ करता था जिसका नाम था फिलिप। इस फिलिप ने पुर्तगाल को स्पेन के अधीन कर दिया और इस प्रकार से दोनों का जो ये है क्या हो गया? विलय हो गया। और ये जो विलय रहा ये लगभग 1640 60 साल, कितने साल? 60 साल तक ये चला। इसी दौरान 1588 में स्पेन और पुर्तगाल का सम्मिलित बेड़ा जो आया आर्मेडा, इस आर्मेडा को ब्रिटेन के द्वारा लूट लिया गया। बहुत बड़ा व्यापारिक बेड़ा था जिसका नाम था क्या? आर्मेडा। इस आर्मेडा नामक बेड़े को ब्रिटेन के द्वारा 1588 में लूट लिया गया और इसके साथ ही एशियाई देशों पर पुर्तगाल और स्पेन का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो क्या हो चला था? समाप्त हो चला था, क्योंकि यहां पर बीच में अब कौन आ गए? पुर्तगाली आ गए। देखो पहली घटना क्या कि 1580 ईस्वी में पुर्तगाल, ध्यान रखना क्या चीज? पुर्तगाल व स्पेन का विलय हुआ। स्पेन का विलय हो गया। ठीक है, यहां सर्वोच्च सत्ताधारी जो पोप था, इस पोप के विरुद्ध पहले से यहां जो जनता थी, इस जनता में बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि पोप जो थे लगातार निरंकुश हो रहे थे और इसलिए जनता ने पोप की सत्ता को उखाड़ फेंका था। और बाद में ये जो घटना हुई क्या कि 1580 में इन दोनों देशों का क्या हो गया? विलय हो गया। स्पेन का शासक था जिसका नाम था फिलिप। ध्यान रखना, केवल दिमाग में रखना इस चीज को। उसने पुर्तगाल को जो है वो किसके अधीन कर दिया? स्पेन के अधीन कर दिया। ध्यान रखना कि ये विलय 1640 तक चला। 1640 तक विलय रहा। 1640 तक ये जो है क्या रहा? विलय रहा। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या कि 1588 ईस्वी में 1588 ईस्वी में स्पेन व पुर्तगाल
पुर्तगाल के संयुक्त, ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपका ध्यान रखना, व्यापारिक जहाजी बेड़े, व्यापारिक जहाजी बेड़े को, जहाजी बेड़े को, बेड़े जिसका नाम क्या था, आर्मेडा, क्या नाम था, आर्मेडा, आर्मेडा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है ये आपसे, व्यापारिक बेड़े का नाम पूछ लेंगे। आर्मेडा को ब्रिटेन के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटेन द्वारा लूट लिया गया। और इसी कारण अतः एशियाई देशों से, एशियाई देशों से पुर्तगालियों का, ध्यान रखना, क्या चीज, पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये बड़ी घटना थी आर्मेडा को लूटना। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना, बाद में आगे चल करके एक संधि है जिसका नाम है मेड्रिक की संधि। कौन सी संधि, मेड्रिक की संधि। और मेड्रिक की संधि किस किस के मध्य हुई उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जा सकता है मेड्रिक संधि। ठीक है, क्या चीज, मेड्रिक संधि, क्या चीज, मेड्रिक संधि। अब देखो, सुनो भाई, जब आर्मेडा को लूट लिया गया ब्रिटेन के द्वारा तो 1630 ईस्वी में, कब, 1630 ईस्वी में आगे चल करके ब्रिटेन और पुर्तगालियों के मध्य ये मेड्रिक की संधि हुई। कौन सी संधि हुई, मेड्रिक की संधि हुई। और इस मेड्रिक की संधि का जो शर्त थी वो शर्त यह थी कि पुर्तगाल और ब्रिटेन के मध्य व्यापारिक शत्रुता क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कब हुई, 1630। किसके मध्य, ध्यान रखना कि पुर्तगाल, क्या चीज, पुर्तगाल व ब्रिटेन के मध्य, पुर्तगाल व ब्रिटेन के मध्य। क्या शर्त थी इसकी, तो इसकी शर्त ध्यान रखना, शर्त क्या थी कि ब्रिटेन और, क्या चीज बेटा, ब्रिटेन वे पुर्तगाल के मध्य, पुर्तगाल के मध्य व्यापारिक शत्रुता बंद, व्यापारिक शत्रुता खत्म कर दी गई। व्यापारिक शत्रुता क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। तो ये इस प्रकार से मेड्रिक संधि। अब हम लोग बात कर रहे थे पुर्तगालियों के पतन की, तो ये प्रमुख कारण है। अब इसमें एक कारण और क्या कि इसी दौरान भारत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1595-96 में डचों का आगमन हुआ। और डचों का जब आगमन हुआ तो पुर्तगालियों और डचों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी संघर्ष में डचों ने पुर्तगालियों से क्रमशः 1641 में मलक्का दुर्ग जीत लिया। 1658 में श्रीलंका के साथ में जो व्यापारिक अधिकार था केवल और केवल किसका, पुर्तगालियों को, इस व्यापारिक अधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया। 1663 में उन्होंने मालाबार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और इसी दौरान 1599 और 1600 में अंग्रेजों का क्या हो गया, आगमन हो गया। और इसी क्रम में 1612 में अंग्रेजों ने सूरत के ऊपर अधिकार कर लिया। 1622 में फारस की सेना की सहायता से जो आर्मुज द्वीप इनका प्रमुख केंद्र बना हुआ था, इस आर्मुज द्वीप के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। फिर इधर मुगल और मराठों के द्वारा पुर्तगालियों का क्या किया गया, विरोध किया गया था।
है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि एक तरीके से इन पुर्तगालियों का क्या हो गया था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुका था। इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक हम बात करेंगे कार्य पद्धति की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आरएस में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। तो उसकी ये सारी जो चर्चा हम लोग करेंगे वो हमारी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।